तारीख 8 अगस्त साल 1935 लोहारू नवाब की फौज ने निहत्थे किसानों की पंचायत पर सरेआम गोलियां चलवा दी, जिसमें 22 किसान शहीद हो गए। अगले दिन जब उस खूनी कांड की सूचना दिल्ली और दूसरी जगह से अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी तो पढ़ने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी क्रूरता! खबर को पढ़ते ही चौधरी छोटूराम रोहतक से, ठाकुरदास भार्गव, चौधरी लाजपत राय, लाला हरदेव सहाय हिसार से और आसपास के गांव से हजारों आदमी उस गांव में पहुंचने लगे जहां लोहारू नवाब की फौज ने 22 किसानों को मौत के घाट उतारकर पूरे गांव को आग लगा दी थी। यह उस समय की लोहारू नवाबी का सिंघानी गांव था, जहां अगले दिन हजारों की संख्या में लोग उस क्रूर कांड के खिलाफ इकट्ठा हो रहे थे। हरियाणा के भिवानी जिले के दक्षिणी कोने में पड़ने वाला यह पता मिर्जा गालिब के रिश्तेदारों की नवाबी वाले छोटी सी रियासत लोहारू का हिस्सा था, जिसमें करीब 70 गांव आते थे, जिनमें 52 गांव अकेले शोराण खाप के जाटों के थे, इसलिए इसे बावनी भी कहा जाता था। बागड़ के इस इलाके में रेतीली जमीन और कम पानी होने के कारण आबादी कम थी और जीवन मुश्किल, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही लोहारू के नवाबों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में रह रहे किसानों पर 20 से ज़्यादा टैक्स लाद दिए थे, जिन्हें भरते भरते अच्छों की आंखें निकल आएं। नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप पुनिया और आप देख रहे हैं गांव सवेरा की इस खास सीरीज बागी गांव का यह एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे बावनी के उन किसानों की जिन्होंने लोहारू नवाब की चूल्हे हिला दी थी। साल 1926 में नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान ने लोहारू रियासत की गद्दी संभाली तो उसकी उम्र 16 साल ही थी। पिता की मृत्यु के कारण इतनी कम उम्र में नवाब के बालिग होने तक रियासत का प्रबंध उसके दादा नवाब अमीरुद्दीन और 2 अन्य अधिकारियों ने किया, लेकिन जैसे ही नया नवाब साल 2031 में 21 साल का हुआ, उसने रियासत का काम बूढ़े नवाब से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। नया नवाब अमीनुद्दीन बहुत खर्चीला था। उसने कई महंगी महंगी मोटर गाड़ियां खरीदी और अपने खर्चे पूरे करने के लिए जनता पर नए नए अनाप शनाप टैक्स लगाकर बागड़ के देहातियों की कमर तोड़ दी। दरअसल इस इलाके में पानी कम होने के कारण लोग मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा करते थे, जिसके कारण किसानों की इतनी आमदन नहीं थी। सिर्फ रे नवाब को जनता की तंगहाली से कोई लेना देना नहीं था। रियासत में न तो कोई स्कूल था, न सड़कें, न पानी, न अस्पताल, लेकिन टैक्स की मार हद से ज़्यादा। नए नवाब ने जो आतंक और लूट मचाई वह शायद ही कहीं देखने को मिले। उसने आते ही शाही शादी टैक्स लगाकर अपने घराने में हुई शादियों के लिए हर एक घर से 3 रुपये वसूल करना शुरू कर दिया। जनता नवाब की औलादों के ब्याह में खामखा ही कन्यादान और मुंह दिखाई भर रही थी। उसने लंबरदारी और जेलदारी को भी नीलाम करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वह रियासत के गांव में कैंप लगाकर देहातियों पर झूठे आरोप मढ़कर जुर्माने के तौर पर उनसे धन लूटने लगा। साल 1931 में उसने जब अपना किला बनाना शुरू किया तो हर एक गांव से कम एक आदमी और एक ऊंट रोजाना बिना दिहाड़ी दिए काम करवाने के लिए बुलाने लगा। उसके कारिंदे अपनी मनमर्जी से किसी भी किसान के खेत से बढ़िया बढ़िया पेड़ काटकर किले के निर्माण के लिए ले जाते और लोग असहाय होकर देखते रहते। इससे पहले उसके दादा ने साल 1919 में अंग्रेज़ों के सेटलमेंट में किसानों से ज़मीन की मिल्कियत के हक को ही छीन लिया था और किसानों की आला मिल्कियत तोड़कर नवाब की आला मिल्कियत स्थापित कर दी थी। उसने ऊंट टैक्स के नाम पर हर साल 3 रुपये गरीब किसानों से वसूलने शुरू कर दिए थे, जिसके खिलाफ जनता ने साल 1923 में विद्रोह किया, मगर अंग्रेजी सरकार की सहायता से उसने किसानों के उस विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन किसानों के अंदर आग धधकती रही। नवाब ने गांव की शामलाट की ज़मीन को भी नहीं छोड़ा और उस पर अपना कब्जा कर लिया।
जिस किसान को पुत्र नहीं होता उसकी जमीन को भी वह हड़प लेता और नीलाम कर देता। रियासत की जनसंख्या जाट बाहुल थी। जाटों में सदियों से यह परंपरा रही है कि विधवा होने पर औरत अपने देवर या जेठ से शादी कर सकती है, जो कि उस समय सती प्रथा के मुकाबले बहुत प्रगतिशील थी। लेकिन नवाब ने इस प्रथा पर रोक लगा दी और वह विधवा विवाह के लिए बोली लगवाने लगा। जो अधिक रुपए देता उसी को औरत सौंप दी जाती। इस तरह नवाब ने औरतों को भी रियासत जायदाद बना लिया और पति के मरने के बाद उनके पूर्ण विवाह के हक को अपने हाथों में ले लिया। उसके जुर्म की हद तो तब हुई जब उसने साल में 2 बार लगान की उगाही शुरू कर दी, जबकि बागड़ के किसान उस रेतीले इलाके में एक ही फसल बमुश्किल ले पाते थे। उसने अपने काल में किसानों को 2 दर्जन से ज़्यादा टैक्स ठोक दिए। ये टैक्स थे ज़मीन पर लगान, कुआं टैक्स, ऊँटों पर जुगात, चूने के पत्थर की खानों पर टैक्स, बैल टैक्स, भेड़ बकरी टैक्स, बाढ़ छपाई टैक्स, चुंगी टैक्स, मलबा टैक्स, करेवा टैक्स, नजराना, पब्लिक एडवांस लोन, कढ़ाव, शादी टैक्स, बणी टैक्स, श्यामला टैक्स, चौतरा टैक्स, हैसियत टैक्स, इनकम टैक्स, लोहा टैक्स। लोगों ने नवाब के आगे खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन नवाब अपनी फौज और अंग्रेजों से मित्रता के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी जनता दिखाई देना बंद हो गई थी। देहातियों के हाथ पैर जोड़ने काम न आए तो चंद दिलेर देहातियों ने संगठन बनाकर आंदोलन का रास्ता अपना लिया। इन देहातियों में ज़्यादातर रिटायर्ड फौजी मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया देखी थी और 2 हरफ ज्ञान भी था। उन रिटायर्ड फौजियों और खाटी किसानों के आंदोलन की शुरुआत साल 1931 में बावनी की सीमा के पास राजस्थान के एक गांव दोबड़ा से हुई, जहां सभी नवाब विरोधी नंबरदारों व मौजूद व्यक्तियों ने एक गुप्त पंचायत कर समानांतर सरकार का गठन कर लिया, जिसमें कासनी गांव के सूबेदार दिलसुखराम शौराण को प्रधानमंत्री बनाया गया, चौधरी उद्मीराम शौराण और हवलदार केहराम शौराण चहड़कला को मंत्री और सेवा में सेवारत जमादार झंडूराम शौराण बड़दू धिरजा को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। आंदोलन समानांतर सरकार का मुख्यालय चहड़कला बनाया गया, इसलिए उस पूरे आंदोलन का केंद्र भी यही गांव बनकर उभरा। मंडोली कला, सिंघानी और बारवास आंदोलन के उपकेंद्र थे। इस समानांतर सरकार और जनता ने बड़ी हलीमी से अपनी मांगे नवाब के पास पहुंचाई थी। ये मांगे थीं लगान की दरें पड़ोस के अंग्रेजी शासित राज्यों जितनी की जाएं, क्योंकि लोहारू के किसानों से अंग्रेजी क्षेत्रों के मुकाबले 3.5 गुना ज़्यादा लगान वसूला जा रहा था। कुओं पर आबियाना, ऊँटों पर जगात, खान टैक्स, बैल टैक्स, भेड़ बकरी टैक्स, बाढ़ छपाई टैक्स, नजराना, हैसियत टैक्स, इनकम टैक्स, चुंगी टैक्स, शाही शादी टैक्स जैसे अनावश्यक टैक्स बिल्कुल ख़त्म किए जाएं। विधवा विवाह में दखलंदाजी बंद हो, किसानों की बिस्वेदारी और आला मिल्कियत बहाल की जाए और नवाब की आला मिल्कियत ख़त्म की जाए। किसी किसान के बे औलाद मरने पर उसकी सारी जायदाद उसके निकट संबंधियों को मिले। नवाब का कर्ज चुकाने के लिए आम जनता पर बोझ डालना बंद किया जाए। बेगार, अवैध पेड़ कटाई और नाजायज ढंग से पुलिस और कर्मचारियों द्वारा जनता को तंग किए जाने पर रोक लगे। शामलात और बड़ी भूमि पर कब्जा गांव के बिस्वेदारों का हो, न कि नवाब का। लगान वसूली साल में एक ही बार की जाए, क्योंकि फसल आमतौर पर एक ही होती थी, सिर्फ सावनी की। फसल खराब होने पर टैक्स माफ़ होना चाहिए। रियासत की मुलाजमत में किसानों का भी हिस्सा होना चाहिए। रियासत में भ्रष्टाचार बंद हो। देहातियों का इतना भयंकर आर्थिक शोषण हो रहा था, फिर भी लोगों ने शुरुआती दौर में हलीमी से अपनी फरियाद पेश की। साल 1935 में 5 चुने हुए प्रतिनिधि नवाब और अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट से मिलकर अपनी जायज़ मांगे एक बार फिर प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन नवाब ने उनकी एक न सुनी। शुरुआती दौर में यह आंदोलन साधारण मीटिंगों के जरिए चलने वाला किसान आंदोलन था, लेकिन नवाब के घटिया बर्ताव के कारण यह आंदोलन मुक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ल लेता चला गया और आखिरकार लोगों ने लगान और सारे टैक्स देने बंद कर दिए और लोग पैसा इकट्ठा कर समानांतर सरकार को चंदा देने लग गए। बूढ़े नवाब अमीरुद्दीन ने स्थिति को संभालने के लिए अपने पोते अमीनुद्दीन को समझा बुझाकर किसान नेताओं से सुलह सफाई करने को राजी कर लिया, लेकिन तब तक स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। बूढ़े नवाब ने जुलाई 1935 में
रियासत के गांव चहड़ कला में पूरी बावनी के लोगों को एकत्रित किया, जहां लाहौर से आए अंग्रेजी अधिकारी और बूढ़े नवाब अमीरुद्दीन ने सब मुखियाओं को बुलाकर फसल के लगान और ऊंट पर जगात को छोड़कर बाकी सारे टैक्स खत्म करने की बात कही। नवाब से मिलकर आए नेता सूबेदार भीमाराम, दिलसुखराम कासनी, बक्सीराम बुढ़ेड़ा, मोजीराम चहड़ और तरखाराम बारवास थाने के पास जमा हुए किसानों के सामने यह प्रस्ताव लेकर गए तो लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उन नेताओं को अपने घर बैठने की सलाह दे डाली। उसके कुछ दिन बाद जुलाई महीने में ही बारवास गांव में एक सभा के सामने अपनी टोपी रखकर बूढ़े नवाब ने कहा, अब तक मैं राजा था और तुम रैयत, परंतु अब तुम राजा हो और मैं रैयत हूँ, इसलिए बात को आगे बढ़ाने की बजाय समझौते पर रजामंद होने में दोनों की भलाई है। अमीनुद्दीन बच्चा था, इसलिए इसे होशो हवास नहीं था, कुछ लोगों के चक्कर में पड़ गया था। मेरी टोपी की आबरू रख लो, अब नवाब सही रास्ते पर आ जाएगा। उक्त रियायतों के अलावा तमाम नए टैक्सों में छूट मिल जाएगी। इतिहासकार सीबी शौरान अपनी किताब शौरान बावनी का हैरतअंगेज इतिहास में लिखते हैं, किसानों ने नवाब की एक न सुनी, उनके सर पर आज़ादी का जुनून सवार हो चुका था और वे नवाबी कुशासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए टोपी को ठोकर मार दी। नवाब अपना सा मुंह लेकर चला गया। यही प्रयास सिंघानी गांव में भी हुए, परंतु समझौता नहीं हो सका। टकराव की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजी शासन का प्रतिनिधि भी रियासत में दौरे करने के मकसद से जुलाई 1935 में लोहारू पहुंच गया। 15 जुलाई 1935 को लोहारू में नवाब ने खास आदमी बुलाए और अंग्रेजी अधिकारी के साथ उनकी मीटिंग करवाई। इस दरबार में नवाब ने उपस्थित लंबरदारों और सफ़ेद पोश के सामने कहा, अगर लोग 1923 के बंदोबस्त को मान लें तो सब दीगर टैक्स हटा दिए जाएंगे, सिर्फ ऊंट टैक्स रखा जाएगा। मीटिंग में मौजूद लोगों ने नवाब का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि पैदावार अच्छी नहीं होती है और भावों ने सबके घुटने तोड़ रखे हैं। गरीब जनता का गुजारा तभी होगा जब आप सन 1909 के माफिक ही लगान की दरें कर देंगे। बैठक में डेडलॉक बन गया। गुस्से में नवाब अपनी हठधर्मी पर उतर आया और उसने 20 जुलाई 1935 को अपने सिपाही और अधिकारी चहड़ कला भेजकर जगात उगाने की कोशिश की, लेकिन किसान बागी हो चुके थे। नवाब मालिया इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। हार कर उसने 1 अगस्त 1935 को रियासत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके खिलाफ 4 अगस्त से चहड़ कला में किसान फिर से लामबंद होने लगे। 6 अगस्त को करीब 1500 किसान अपने हाथों में लाठियां और जेलियां लेकर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन उसी दिन नवाब ने शांति से बातचीत करने का न्योता देकर बहला फुसलाकर सारे हथियार एक जगह रखवा लिए। उसके बाद अंग्रेजी अधिकारी आया, लेकिन उसने भी किसानों की कोई बात नहीं सुनी। नवाब ने बावनी के सभी लंबरदार, जेलदार, हैसियतदार और सफ़ेद पोश कतार में खड़े करवा दिए और पुलिस और गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी उन पर तैनात करवा दी। जब अंग्रेजी अधिकारी चला गया तो पहली कतार में खड़े लोगों से पूछा कि उसके द्वारा प्रस्तावित लगान और टैक्स की दरें क्या सभी को मंजूर हैं। सभी ने एक स्वर में कहा नहीं। उसने तत्काल पुलिस को हुक्म दिया और उन पर लाठीचार्ज कर गिरफ्तार करवा लिया। गांव को 2.5 घंटे तक लूटकर उसने आग के हवाले करवा दिया। नवाब का हुक्म मिलते ही उसकी फौज ने लोगों पर हमला बोल दिया और गांव में लूट मचा दी। लोगों से उनके लाठी डंडे पहले ही रखवाए जा चुके थे। हर घर में जो भी मिला सिपाहियों ने हथिया लिया। केवल एक घर केराराम का बचा रह गया। उसकी माँ दरवाजे पर गंडासी लेकर खड़ी हो गई और उसने किसी को भी घर के अंदर नहीं घुसने दिया। लूट से 3 मन चांदी और 5 सेर सोना इकट्ठा हुआ। समानांतर सरकार के सेक्रेटरी झंडूराम ने लूट के माल की खुफिया तौर से सूची बना ली ताकि नवाब के आदमियों पर डाके का मुकदमा दायर किया जा सके, परंतु वे पकड़े गए और सूची उनकी जेब से बरामद हुई। उन्हें गोली मारने के लिए बनी की तरफ ले जाया जा रहा था तो अचानक गोरखा दस्ते के अधिकारी ने झंडूराम को पहचान लिया। वह अंग्रेजी फौज में जमादार था और इसी वजह से उसकी जान बच गई। उस दिन 72 किसानों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया। लाठीचार्ज में सैकड़ों किसान घायल हुए, परंतु कुछ दिलेर नौजवानों ने टक्कर ली और रामस्वरूप मामराज जैसे कई नौजवानों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ भी की।
नवाबी फौज ने गांव को लूटकर आग लगा दी, जिसकी लपटें 15-20 किलोमीटर तक दिखाई दे रही थी। परंतु उसी वक्त बारिश होनी शुरू हो गई, जिससे गांव नष्ट होने से बच गया। रातों रात यह खबर हर एक गांव में फैल चुकी थी। अगले दिन यानी 7 तारीख को फौजी दस्ते ने चोटी के नेताओं को गिरफ्तार करने के मकसद से अनेकों गांव में छापे मारे। उस दिन नवाबी फौज ने गोकुलपुरा, मंडोली कला और कासनी गांव से जकात वसूल करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। शाम को नवाबी फौज चहड़ कलां जाकर रुक गई ताकि आंदोलित किसानों पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन अगले दिन यानी 8 अगस्त 1935 को आंदोलनकारी किसान सिंघानी गांव में इकट्ठा होने लगे। किसान फरसे, नेजे, लठ, जेली, कस्सी, गंडासी, जेलवे लेकर पहुंचे थे और उनकी समझ यह थी कि इस बार पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो उसको सबक सिखाएंगे। परंतु शायद नवाब कुछ और ही सोचे बैठा था। उसने अपने भाई भूरे मियाँ को बंदूक से लैस एक टुकड़ी लेकर गांव में भेज दिया। भूरे मियाँ किसानों से टैक्स वसूल करना चाहता था, लेकिन किसानों ने साफ मना कर दिया। किसानों की भीड़ देखकर भूरे मियाँ डर गया और उसने इसी डर के मारे गोली चलवा दी। देखते ही देखते लाशों और घायलों का ढेर लग गया। लोग तो आतंकित होने ही थे, परंतु भूरे मियाँ भी बुरी तरह से डर गया और चकमा देकर तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। नवाब ने यह अफवाह फैला दी कि पड़ोसी राजाओं से और फौज बुलाकर पूरे गांव को आग लगाएंगे और बचे हुए सभी लोगों को मार डालेंगे। गांव पूरी तरह खाली हो गया और लोगों ने जंगलों में शरण ली। घायलों और मृतकों को ऊँटों पर डालकर हिसार और लोहारू पहुंचाया गया। लोगों ने जैसे ही सुना कि 22 किसानों को मार दिया गया है और सैकड़ों घायल कर दिए हैं तो वे सुन रह गए। एक छोटी सी रियासत लोहारू के नवाब ने इतना घोर जुल्म किया था कि रूह कांप उठती थी। शहर के हजारों आदमी अस्पताल पहुंच गए और शहर के भाइयों ने घायलों के लिए कीमती से कीमती दवाइयाँ, दूध, फल और भोजन का प्रबंध किया। उसी दिन सिंघानी की 2 महिलाओं ने जंगल में बरसते मींह में बच्चों को जन्म दिया। कुछ घायल तो पकड़े जाने के डर से इलाज करवाने के लिए भी नहीं गए। अखबारों के जरिए पूरे देश में इस मिनी जलियांवाले कांड की खबर फैल चुकी थी। खबर पढ़कर चौधरी छोटूराम, ठाकुरदास भार्गव, राय साहब लाजपत राय, हरदेव सहाय हिसार और आसपास के गांव से हजारों आदमी भिवानी और सिंघानी पहुंचने लगे। उस दिन किसानों की मदद के लिए पहुंचे किसान नेता चौधरी लाजपत राय अलकपुरा अपनी किताब हरियाणा में किसान आंदोलन में लिखते हैं, चौधरी छोटूराम के साथ ठाकुरदास भार्गव, पंडित नेकीराम, ठाकुर चरणजीत सिंह वकील और पंडित राजकुमार गांव सिंघानी गए और लोगों से मिले। वहां के हालात मालूम किए और रास्ते में लोगों से जानकारी हासिल करते हुए शाम को लोहारू पहुंचे। तत्कालीन नवाब अमीनुद्दीन और उसका चाचा ससुर पंजाब का एसपी मियाँ हुमायूं मिर्जा वहां मौजूद था। चौधरी छोटूराम उनके साथ जाने वालों ने काफ़ी प्रयास किए, मगर नवाब और उसके ससुर ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। जब अंधेरा हो गया तब उन्होंने नवाब के महल के नज़दीक राहगीरों के लिए बने एक कोठे में रात काटी। रात भर नवाब के महल में खूब नाच गाना होता रहा। अगले दिन यानी 12 अगस्त को ये लोग भिवानी में हालुवासी की हवेली पर चले गए। उस घृणित कांड की सच्चाई सुनने के लिए हजारों आदमी हालुवासी की हवेली में इकट्ठे हो गए। चौधरी छोटूराम ने विस्तार पूर्वक प्रेस इंटरव्यू दिया, जो कि अगले दिन सब अखबारों में छपा और यह खबर पूरे देश में फैल गई। उसी दिन छोटी सी रिलीफ कमेटी बनाई गई, जिसका काम लोहारू के पीड़ितों की सहायता करना था। कमेटी के प्रधान खुद चौधरी छोटूराम थे। चौधरी लाजपत राय और पंडित नेकीराम शर्मा दिल्ली जाकर जवाहरलाल नेहरू से भी मिले। नेहरू ने वहां से पीड़ितों की सहायता के लिए 2000 रुपये भिजवाए, जो चौधरी लाजपत राय ने पैदल घूम घूम कर पीड़ित परिवारों तक पहुंचाया। उस संकट की घड़ी में निस्वार्थ सेवा को लोग कभी नहीं भूल सकते और बावनी के लोग आज भी बड़े चाव से चौधरी लाजपत राय अलकपुरा को याद करते हैं। सिंघानी कांड के बाद आंदोलन के प्रमुख नेता अंडरग्राउंड हो गए। कुछ तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और कुछ अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को इसके बाद पकड़कर जेल में डाल दिया गया। चहड़कलां से बड़ी संख्या में लोग फरार हो गए। ज़्यादातर लोग हांसी और हिसार में अपनी रिश्तेदारियों में जाकर रहने लगे। इन हालातों में आंदोलन एक बार धीमा तो पड़ा, लेकिन कसक यूं की यूं बनी रही। क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो गए और आतंक का साया भी जल्द ही दूर हो गया। धीरे धीरे लोगों को एहसास हो गया कि इससे ज़्यादा जुल्म तो नवाब
कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उसके बाद लगान की एक पाई भी सरकार को कभी अदा नहीं की। गांव-गांव फिर मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया और साल 1936 का फरवरी महीना आते आते किसानों ने फिर मोर्चा संभाल लिया। सिंघानी कांड के बाद नवाब ने बुढेड़ा से थाना हटाकर चहड़ कला में लंबरदार अर्जन चौरान की हवेली में बना दिया। उनके परिवार को किसान आंदोलन में सक्रिय रहने के चलते बेदखल कर दिया गया। दूसरे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु नवाब उनका हौसला नहीं तोड़ पाया। मार्शल लॉ तो 31 अक्टूबर 1935 को ख़त्म हो गया था, परंतु ब्रिटिश सेना की गश्ती टुकड़ी रियासत में यूं की यूं जमी हुई थी। जो जो लोगों का भय कम होता गया, नवाब अधिक भयभीत होता चला गया। आखिरकार किसानों ने 29 अप्रैल 1936 को चहड़ के नवाबी थाने पर आक्रमण कर दिया और थानेदार सम्मू खान मोटू को उसी की हथकड़ियों में जकड़कर घसीट दिया। वह थाने की छत पर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बागियों ने उसे पकड़ लिया और लाठियों से पिटाई की। देहाती इतने मजबूती से डट गए कि नवाब के कारिंदे जब किसी भी गांव में टैक्स एकत्रित करने के लिए जाते तो उन्हें गालियों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। नवाब का खजाना खाली हो चुका था। बावनी में तो उसको कोई एक पैसा देने वाला बचा नहीं था। उसका खजांची पिरागलाल भी संघर्षरत किसानों के साथ मुक्ति आंदोलन में शामिल होकर दिल्ली की जेल में जा चुका था। उधर उसके परिचित और बड़े बड़े आदमी उसको सलाह देने लग गए थे कि ये बावनी के लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु झुकेंगे नहीं, इसलिए इनसे समझौता कर लेने में उसकी भलाई थी। अगर लोग बावनी छोड़कर अंग्रेजी क्षेत्र या किसी और रियासत में जाकर बस गए तो वह राज किस पर करेगा, यह सवाल भी उसके सामने उठने लगा। नवाब कंगाल हो चुका था। उसके खजाने में एक पाई नहीं बची थी। उसके पास न तो कर्मचारियों के लिए तनख्वाह का जुगाड़ था और न वर्दी के लिए पैसे थे। यहाँ तक कि नवाब की पोशाकें भी फट गई थी। नवाब ने अपने जानने वाले ठाकुर भूर सिंह को कहा, 3 साल से लोगों ने न तो लगान दिया है और न कोई आमदनी। भाई भूर सिंह, हमारी तो अब जात जाएगी। हारकर नवाब अमीनुद्दीन रुपए उधार लेने के लिए कलोट गांव के धाराराम उर्फ धारिया सासी के पास चल दिया, लेकिन सोहासड़ा गांव की सीम पर पहुंचकर उसने अपने काफिले को कहा, मैं बावनी का नवाब हूं और रुपए मांगने जा रहा हूं एक सासी से। यह तो भारी बेइज्जती वाली बात होगी, इसलिए वापस चलो और कोई दूसरा जुगाड़ करो। इस पर सूरत सवार सजावल सिंह ने सलाह दी, देख ले सरकार, रपिए तो धारिये सांसी दो रहे हैं और तो किते नहीं। नवाब ने वहां जाने की योजना रद्द कर दी और सोहासड़ा गांव के पास एक साधु बाबा से 10,000 रुपये लेकर लोहारू वापस आ गया। उसके बाद ही वह कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य जरूरी खर्चों का भुगतान कर पाया। वाह क्या नवाबी ठाठ थे। वहीं दूसरी तरफ सूबेदार दिलसुखराम रियासत की असली तस्वीर वायसराय तक पहुंचाने में कामयाब हो गया, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत का दबाव भी नवाब पर बढ़ गया। उसे समझौता करने का आदेश मिल गया। नवाब की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। कुछ समय से अपने पिट्ठुओं के माध्यम से समझौते की इच्छा नेताओं तक पहुंचा रहा था। जब नेताओं ने समझौते करने की हाँ भरी तो वह खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार साल 1937 की सर्दियों में नवाब ने समझौते में उन सब मांगों को स्वीकार कर लिया जो आंदोलनकारियों ने शुरू में पेश की थी। जो शर्तें मानी गई वे थी, नवाब सरकार द्वारा सुनाई गई सभी सजाएं माफ़ की जाएं और सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। आंदोलनकारियों की जब्त की गई जमीन जायदाद पूरी तरह वापस लौटाई जाए। रियासत से निर्वासित आंदोलनकारियों को बाइज्जत वापस रियासत में लाया जाए। नवाब सरकार द्वारा घोषित भगोड़ों को बाइज्जत रियासत में वापस बुलाया जाए। इस समझौते के बाद जगात और आबियाना छोड़कर लगभग सारे टैक्स खत्म हो गए। जगात भी आधी कर दी गई और सिर्फ बड़े ऊँटों पर ली जाने लगी। जमीन का लगान अदा किया जाने लगा, वह भी सन 1909 की दरों के आधार पर। यह आंदोलन बहुत कष्टदायक था, लेकिन आखिर में जीत बहादुर किसानों की हुई और यह किसान आंदोलन सूबे के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। साल 1948 में रियासत को ख़त्म कर दिया गया और लोहारू को हिसार जिले में मिला दिया गया। बावनी के किसानों ने लोहारू नवाब के खिलाफ 20 साल तक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में अपने 45 किसानों की शहादतें दी। उन शहीद किसानों को मेरा नमन। आज के बागी गांव के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन अगले किसी दूसरे बागी गांव की कहानी लेकर।